गुटों में विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई। दरअसल मौर्या लोक में मेहंदी लगाने वाले दुकानदार एक तरफ बैठे हैं। कुछ दुकानदार की गाड़ी खड़ी होने पर बात आगे बढ़ गई और फिर जमकर मारपीट होने लगी। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से बेल्ट से एक दूसरे को जमकर पीटा जा रहा है। इस दौरान कई लोग घायल हुए हैं। इस घटना के बाद काफी देर तक मौर्या कॉम्प्लेक्स में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पुलिस ने मारपीट के मामले की जांच शुरू कर दी है। दो पक्षों की बात नहीं है। मौर्या लोक में दुकान लगाने को लेकर कुछ वहाँ अस्थायी दुकान है और अस्थायी दुकान के सामने में मेहंदी वाले जो मेहंदी लगाते हैं वो दुकान लगाते हैं और जिनके दुकान के आगे वो अपनी दुकान लगाते हैं। इसी बात को लेकर आपस में बहस हुई दोनों लोगों के बीच, जो वहाँ पे स्थानीय दुकानदार हैं और जो फुटकर दुकानदार दुकान लगाते हैं। उसी में लेकर दोनों में मारपीट हुई। दोनों पक्षों की तरफ से आवेदन प्राप्त हुई, जिसमें एक पक्ष का आवेदन प्राप्त हो चुका है। लखीसराय में पुलिस हार्डकोर नक्सली सुगी कोड़ा उर्फ सोनिया कोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान कानीमोहो जंगल में नक्सली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नक्सली पर चानन थाने में 2 मामले दर्ज है। पुलिस ने 11 साल बाद सुगी कोड़ा को दबोचा है। 13 जून 2013 को कुंदो हॉल्ट के समीप धनबाद पटना इंटरसिटी पर फायरिंग कर 3 हथियार समेत AK-47, 2 इंसास तथा 230 राउंड कारतूस को लूटा गया था। साथ ही लूट के दौरान आरपीएफ जवान सुकांत देवनाथ, अपर निरीक्षक कुमार अमित और एक यात्री सरवर इस्लाम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सुगी कोड़ा इस मामले में आरोपी है। सुगी कोड़ा इनामी नक्सली सुरेश कोड़ा और अरविंद यादव की सहयोगी है। क्रम में छापामारी के दौरान जो है एक सुगी कोड़ा करके उर्फ उसका नाम है सोनिया कोड़ा, जो कि कजरा थाना के रहने वाली है, जो करीब 2013 में जो इंटरसिटी एक्सप्रेस था यहाँ पर धनबाद से पटना आने क्रम में एक कुंदन यहाँ पर हॉल्ट है, वहाँ पर गोलीबारी कर जवान को मारकर राइफल छीनना, AK-47 छीनना कांड में दर्ज किया गया था। तब से वो फरार पाई हुई थी। एसटीएफ और पुलिस की बड़ी कार्रवाई में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सीवान का टॉप 10 अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है। जितेंद्र कुमार यादव को पुलिस ने पकड़ लिया है। जितेंद्र यादव का 3 सहयोगी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 देसी पिस्टल और 6 कारतूस जब्त किए गए हैं। न्याय कर्मी की हत्या का उस पर आरोप है। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो बड़ी खबर, ये सीवान का टॉप 10 अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया। जितेंद्र यादव को पुलिस ने पकड़ लिया। जितेंद्र यादव पर 3 सहयोगी भी उसके गिरफ्तार कर लिए गए। 2 देसी पिस्टल और 6 कारतूस जब्त किए गए हैं। न्याय कर्मी की हत्या का उस पर आरोप है। और प्रधानमंत्री मोदी पर दिए लालू प्रसाद के बयान पर बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने जोरदार पलटवार किया है। ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि लालू यादव नरेंद्र मोदी को जब तक समझ ही नहीं पाए हैं, उनकी ख्याति 7 समुंदर पार तक है। दरअसल लालू प्रसाद ने बेलागंज में उपचुनाव के दौरान कहा कि 7 समुंदर पार फेंक देना है। मंत्री हैं, इस देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। 7 समुंदर पार तक उनका नाम है। अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष भी मोदी के नाम पे चुनाव लड़ते हैं। शायद ये बताना चाह रहे थे बेलागंज की जनता को लालू जी। थोड़ा शब्दों के चयन में आगे पीछे हो गया हो। बिहार में उपचुनाव को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच मुजफ्फरपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पर तंज कसा। मंगल पांडे ने कहा कि कौन है प्रशांत किशोर। मंगल पांडे ने कहा कि देश में 1600 पार्टियां हैं और 1600 लोग चला भी रहे हैं, उसी में से कोई होंगे प्रशांत किशोर। कौन प्रसाद मैंने बोला ऐसा 1600 पार्टी इस देश में चल रहा है और उसको चलाने वाले भी तो 1600 लोग होंगे, तो हो सकता है उसी में प्रशांत किशोर जी की भी एक पार्टी। और प्रसाद जी को मैं सलाह हमेशा दिया हूँ, नारा लिखते थे दूसरा के लिए, डाटा इकट्ठा करते थे, तो नारा ही लिखे, डाटा ही इकट्ठा करें, यही उनके लिए बेहतर है। जनता डाटा इकट्ठा करने वाले को नेता थोड़े बना देगी।
तरारी विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन प्रत्याशी राजू यादव के समर्थन में तेजस्वी यादव ने जनसभा की। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम उपचुनाव भी जीतेंगे और 2025 का चुनाव भी जीतेंगे। तेजस्वी ने एक बार फिर नौकरी लेने का क्रेडिट लिया है। तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देगा। अब हमारे चाचा क्या कहते रहे, असंभव है, अपने बाप के पास से लाएगा पैसा, कहाँ से नौकरी लाएगा? जब मौका मिला मुख्यमंत्री बनने का, जब चाचा जी होने से पलटे मोबाइल कीजिए ना मोबाइल, तो हम लोग उनको बना कि भाजपा को भगाइए, आइए वो आए, हम मुख्यमंत्री बने। अब 5 लाख लोगों को 17 महीने में सरकारी नौकरी हम लोग को देगा। और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव को लेकर आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन पहले दिन किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। इस चुनाव में मुख्य रूप से एनडीए के तरफ से जेडीयू नेता अभिषेक झा, महागठबंधन की तरफ से गोपी किशन, निर्दलीय रूप में शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी और निर्दलीय डॉक्टर विनायक गौतम तैयारी में है। इसके अलावा भी कई प्रत्याशी मैदान में उतरने की तैयारी में है। पूरी जानकारी दे रहे संवाददाता प्रियांक सौरभ। आज से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और नामांकन जो है 18 नवंबर तक प्राप्त किया जाएगा, जिसकी संवीक्षा जो है 19 नवंबर को और नाम वापसी की तिथि 21 नवंबर को और चुनाव की तिथि 5 दिसंबर को 2024 को निर्धारित है। आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन आज पहले दिन एक भी प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन नहीं किया है। 18 नवंबर तक यह नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। जो तिरहुत स्नातक उपचुनाव है उसको लेकर 18 तक जो है नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी। स्क्रूटनी जो है 19 नवंबर को होना है और नाम वापसी 21 नवंबर को होना है। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और सुबह 8 से शाम के 4 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी और 9 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। कल जो एनडीए के प्रत्याशी अभिषेक झा हैं, जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वह नामांकन करेंगे। कई मंत्रियों का भी आगमन होगा। वहीं इसके अलावे गोपी किशन महागठबंधन के प्रत्याशी बनाए गए हैं, वह भी नामांकन 2 दिनों के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावे 2 और प्रत्याशी हैं जिन्होंने रसीद कटवाया है, जिनमें डॉक्टर विनायक गौतम है और शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी भी हैं। तो 4 लोगों के बीच जो है वह मुख्य मुकाबला कहा जा रहा है। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन पहले दिन एक भी प्रत्याशी ने अब तक नामांकन नहीं किया है। अब देखने वाली बात होगी कि इन चारों के अलावा कितने प्रत्याशी मैदान में आते हैं। हालांकि जो मुकाबला है वह 4 लोगों के बीच का बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को लेकर शिक्षक हाईकोर्ट जा सकते हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि शिक्षकों को अपने ही जिले में रखा जा रहा है, सभी शिक्षकों को सहयोग करना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों से मन लगाकर बिहार के भविष्य को संवारने की अपील भी की है। पूर्वक शिक्षा नीति का संधारण किया, ट्रांसफर पॉलिसी का, और यथासंभव हम लोग तो सबको अपने ही ज़िले में रख रहे हैं। महिलाओं को पंचायत के बाहर और जो एक से ज़्यादा जहाँ सब डिवीज़न है, सब डिवीज़न के बाहर उसी ज़िले में रख रहे हैं, और जहाँ एक ही सब डिवीज़न है उसी में हम लोग विभाजन करके कर रहे हैं। तो सभी को तो इसमें सहयोग देना चाहिए। तो उन्हें तो हम यही आह्वान करेंगे कि बिल्कुल मन लगा के बिहार के भविष्य को संवारे। और पटना में डीजीपी के आवास से 500 मीटर की दूरी पर एक ज्वेलरी शोरूम में हुए लूटकांड में नया मोड़ सामने आ गया है। लूट का तार अब बेउर जेल से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। घटना को लेकर पुलिस ने पटना से लेकर वैशाली, नवादा और नालंदा से कई लोगों को हिरासत में लिया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। शनिवार की शाम राजधानी पटना में अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी थी। डीजीपी आलोक राज के कंकड़बाग स्थित आवास के ठीक 500 मीटर की दूरी पर तनिष्क शोरूम में अपराधियों ने लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था।
3.5 लाख रुपए के आभूषण और तकरीबन 50,000 रुपए कैश, 4 लाख रुपए की लूट कर ली थी अपराधियों ने। और इसके बाद इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल इस पूरे मामले का तार अब बेउर जेल से जुड़ता हुआ दिख रहा है। बेउर जेल में बंद 2 अपराधियों से पुलिस ने पूछताछ की है और इस मामले में जो सीसीटीवी फुटेज लूट के मिला है, उस सीसीटीवी फुटेज के साथ पुलिस टीम बेउर जेल में पहुंची थी और इन दोनों अपराधियों से उस सीसीटीवी फुटेज को दिखाया गया और उनसे पूछताछ की गई। अब देखना होगा इन अपराधियों से पुलिस ने क्या कुछ हासिल किया है, क्या जानकारी ली है। लेकिन अब तक की कार्रवाई में पटना पुलिस ने पटना के अलावा वैशाली, नवादा, नालंदा से तकरीबन 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। पटना पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी का भी गठन कर दिया है। पटना के एसएसपी सर डीआईजी राजीव मिश्रा ने जिस एसआईटी का गठन किया है उसमें सिटी एसपी पूर्वी के अलावा एएसपी सदर और कई थानों की पुलिस टीम को लगाया है। हालांकि मामले का अभी उद्भेदन नहीं हो सका है और पुख्ता तौर पर पुलिस अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर यह घटना पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि मामला डीजीपी के आवास के ठीक बगल का है और देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले का उद्भेदन कैसे करती है। अब चूंकि जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे पुलिस ने काफ़ी कुछ उगलवाया है, लेकिन मेन कल्पिट कौन है और लूट का सामान कहाँ रखा गया है, इसको जो अपराधी पकड़े गए हैं उनसे उगलवाना पुलिस के लिए अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, बेउर जेल, पटना। और मोतिहारी से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस टीम पर एक बार फिर से हमला हुआ है। सिविल ड्रेस में छापेमारी करने गई थी टीम, ग्रामीणों ने अपराधी समझकर हमला कर दिया। रघुनाथपुर में नगर थाना के एसआई श्वेता कुमारी अपने एक पदाधिकारी के साथ एसएचओ को बिना सूचना दिए छापेमारी करने सिविल ड्रेस में गई थी, जहां ग्रामीणों ने अपराधी समझकर हमला कर दिया। एसआई ने बचाव में 1 राउंड फायरिंग की है। एसएचओ तत्काल मौके में पहुंचकर स्थिति नियंत्रण में ली है। सिविल ड्रेस में बिना फोर्स और पुलिस बैकअप के छापेमारी करना एसओपी के खिलाफ है। मोतिहारी एसपी ने एसडीपीओ से जांच रिपोर्ट 24 घंटे में मांगी है। और बिहार में अवैध बालू और पत्थर खनन पर नकेल कसने को लेकर खान और भूतत्व विभाग ने एक अहम निर्णय लिया है। विभाग अब अवैध बालू और पत्थर खनन से जुड़ी जानकारी खान और भूतत्व विभाग या परिवहन विभाग को देने वाले को इनाम देगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। अवैध बालू खनन और पत्थर का अवैध खनन की जानकारी देने वाले लोगों को अब सरकार इनाम देगी और इसको लेकर के खनन व भूतत्व विभाग ने जो है वो एक निर्णय लिया है। और फैसला ये है कि जो भी व्यक्ति अवैध बालू खनन और पत्थर खनन से जुड़ी जानकारी खनन विभाग को देगा उसको इनाम दिया जाएगा। और बताते ये चले कि बालू और पत्थर का उपयोग निर्माण कार्यों में सबसे अधिक होता है, जिसकी वजह से बालू और पत्थर की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही इन लघु खनिजों का अवैध कारोबार भी फल फूल रहा है और इसी को देखते हुए खान व भूतत्व विभाग ने ये फैसला लिया है कि जो भी व्यक्ति अवैध खनन से जुड़ी हुई जानकारी, चाहे वो बालू का अवैध खनन हो या पत्थर का अवैध खनन हो, इससे जुड़ी जो जानकारी देगा उसे। और नालंदा राज्य खेल अकादमी राजगीर में एशियन महिला